C-111 में मुल्क की एक बहुत ही कीमती चीज़ ले जाई जा रही है। उसके रवाना होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। रोक सकते हैं तो रोक लें। ये एक बहरी जहाज़ का नाम है और मैं उसी जहाज़ से बात कर रहा हूँ। अपना नाम नहीं बता सकता, जान का ख़तरा है। फ़ोन सुनकर महमूद ने रिसीवर रख दिया और दोनों की तरफ देखा। बहुत खौफनाक खबर है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की स्टोरी खौफ का समंदर, इंस्पेक्टर जमशेद की सीरीज़ एपिसोड नंबर 8। अच्छी बात है, उसने कंधे उचकाए और फिर वो सब के साथ अपने कमरे के दरवाजे पर आ गया। आप चंद मिनट ठहरें, मैं इन्हें दूसरे कमरे में भेज देता हूँ। ये मेरी बच्ची आपके साथ जाएगी। इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा मुस्कुराए। क्या मतलब? उसने भुनाकर कहा। ये बच्ची आपके साथ जाएगी। आप देख रहे हैं चीफ? उसने तलमलाकर कहा। हाँ देख रहा हूँ और मैं बता चुका हूँ सदर साहब की हदायत क्या हैं। इस मर्तबा सैकून ने भी नाखुशगवार अंदाज में कहा। अच्छी बात है, आइए भी। उसने फरहत की तरफ इशारा किया। फरहत उसके साथ कमरे में दाखिल हो गई। अंदर पलंग पर एक औरत बैठी हुई थी। उसकी गोद में लैपटॉप कंप्यूटर रखा था और नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी। उन्हें देखकर वो चौंक सी गई। मार्था, कुछ लोग आए हैं, इन्हें इस कमरे को देखना है। आप ज़रा दूसरे कमरे में चली जाएं। क्या मतलब? कौन लोग आए हैं और हमारे कमरे को क्यों देखना चाहते हैं? उसने हैरान होकर कहा। मैं आपको तफसील फिर बताऊंगा। इस वक्त वो लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी मुश्किल ये है कि चीफ साहब भी उनके साथ खड़े हैं। चीफ साहब? आपका मतलब है मिस्टर सैकून? और उसके लहजे में बला की हैरतदार आई। हाँ, और फिर वो अच्छी बात है, लेकिन ज़रा जल्दी फारग होकर मेरे पास आ जाइएगा ताकि मैं जान सकूं मामला क्या है। आप फिक्र ना करें, मैं हर मुमकिन हद तक जल्द आपके पास आऊँगा। उसने जल्दी से कहा। ओके। और फिर वो उस कमरे के एक कोने में खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खुला और दूसरी तरफ चली गई। साथ उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब राडर फरहत की तरफ मुड़ा। इन लोगों को बुलाएं। फरहत ने सोचा कि ये बात उसने उसे क्यों कही, खुद क्यों नहीं दरवाज़ा खोला, और उस ख्याल के आते ही वो अपना रुख राडर की तरफ रखते हुए उल्टे कदमों चल पड़ी, यहाँ तक कि दरवाजे तक पहुँच गई। इस दौरान उसका रुख बदस्तूर राडर की तरफ था। ऐसे में अचानक राडर के मुंह से चीख निकल गई और वो धड़ाम से बिस्तर पर गिरा। क्या हुआ? फरहत चिल्लाई। मेरी टांग अचानक सुन्न हो गई है, आप दरवाज़ा खोल दें। मेरी फिक्र ना करें, अभी 2-4 झटके दूंगा तो ठीक हो जाएगी। अच्छी बात है। ये कहकर वो दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ कमर की तरफ ले गई, क्योंकि मुंह तो राडर की तरफ था। आप अजीब हैं, बल्कि बहुत अजीब। ये दरवाज़ा खोलने का कौन सा तरीका है? ये मेरा ख़ास तरीका है और आपको इस पर एतराज़ करने का कोई हक नहीं। फरहत मुस्कुराई। खोले खोले, उसने जलकर कहा और फिर दरवाज़ा खुल गया। उधर राडर बेदम सा होकर तकिए पर ढेर हो गया। उसने बेताबाना अंदाज में 2-3 पलटियाँ भी खाईं और बाकी लोग अंदर दाखिल हो गए। क्या हुआ मिस्टर राडर? सैकून ने बुखलाकर कहा। मेरी दाईं टांग अचानक सुन्न हो गई है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पहले भी होता रहता है, चंद मिनट में ठीक हो जाएगी। तो क्या हम तलाशी शुरू कर सकते हैं? हाँ, क्यों? लेकिन फरहत बोल पड़ी। लेकिन क्या? ये तुम इन हालात में एक अदद लेकिन कहाँ से ले आई? बहुत मजबूर होकर लाई हूँ। तलाशी मैं शुरू करूँगी और ये तलाशी शुरू होगी मिस्टर राडर की जेबों से। क्या मतलब? उन सब के मुंह से एक साथ निकला। ये क्या बात हुई? राडर ने भुनाए हुए लहजे में कहा। क्यों जनाब, क्या बात हो गई? आए हैं आपके कमरे की तलाशी लेने और अब कह रहे हैं पहले मेरी जेबों की तलाशी लेनी है। राडर पीटर ने भुनाए हुए अंदाज में कहा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तलाशी लेनी है, आपकी जेबों की भी ले लेंगे और कमरे की भी, बल्कि बाकी इमारत का भी। क्यों चीफ साहब? फरहत ने मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा। उसके चीफ कहने पर सैकून बेतहाशा हंस पड़ा
और फिर बोला, बिल्कुल ठीक मिस्टर रॉडर्क, ये जिस तरह पसंद करेंगे तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, फिर मजबूरी है। उसने कंधे उचकाए। आसफ, तुम इनकी तलाशी लो, क्योंकि तुम तलाशी लेने के बहुत माहिर हो, और ख़ास तौर पर इसकी पतलून की दाएं जेब की तलाशी लो। इन अल्फाज पर रॉडर्क का चेहरा तन गया। वो मुंह से कुछ न बोला और फिर आगे बढ़ा। उसने उसकी दाईं जेब में हाथ डाल दिया और फिर जो ही उसका हाथ बाहर निकला, उनके सब के मुंह से निकला, अरे ये क्या? उसके हाथ में एक घड़ी थी। सकून ने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, एक घड़ी पर आप लोग इस कदर हैरान हैं, ये बात समझ में नहीं आई। ये बात आपकी समझ में इस तरह आएगी, ये बात आपकी समझ में इस तरह आएगी कि ये घड़ी इंस्पेक्टर जमशेद साहब की है। क्या? सकून चिल्ला उठा। क्यों? अब आप क्यों चिल्लाए? आफ्ताब हंसा। ये मैंने क्या सुना है मिस्टर रॉडर्क? सकून का लहजा सर्द था। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, ये घड़ी वाकई इंस्पेक्टर जमशेद की है। ये रुखसत के वक़्त उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पर दी थी और कहा था कि ये जहाज़ पर गुजारे ये दिन याद रहेंगे, इसीलिए यादगार के तौर पर मैं अपनी घड़ी आपको दे रहा हूँ। वो हैरत ज़दा रह गए। रॉडर्क पीटर फौरी तौर पर इस अंदाज से पैंतरा बदल लेगा, ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब आप क्या कहते हैं? सकून हंसा। इंस्पेक्टर जमशेद, आप ये घड़ी कभी भी किसी को तोहफे में नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है, बल्कि ये उनकी ज़रूरत की एक चीज़ है। और मिस्टर रॉडर्क, ये कहकर आपने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी, लेकिन आपने ये ना कहते तब भी आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी पहले से मार चुके थे, क्योंकि कुल्हाड़ी तो जहाज़ पर से आप अपने साथ ले आए थे। आफ्ताब ने जल्दी जल्दी कहा। क्या कुल्हाड़ी लगा रखी है? रॉडर्क पीटर ने झिल्लाकर कहा। गलत नहीं लगा रखी है, इजाज़त है चीफ साहब। आसफ उसकी तरफ मुड़ा। इजाज़त किस बात की? इस बात की कि हम ये बात साबित करें कि ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। भाई क्यों साफ झूठ बोल रहे हो? इनके पैर तो बिल्कुल सही सलामत हैं। मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। सकून हंसकर बोला। हम अपनी बात साबित कर सकते हैं, बल्कि अब तो इनका जुर्म भी हम यहीं खड़े खड़े साबित कर सकते हैं। आफ्ताब ने जल्दी जल्दी कहा। इनका जुर्म? कौन सा जुर्म? हमारे साथियों को अगवा करके लाने का जुर्म। ओ हाँ, अगर इन्होंने ये जुर्म किया है ना, तो फिर ये बहुत संगीन जुर्म है। चले फिर करें साबित खड़े खड़े। हाँ, उसने हंसते हुए कहा। तो क्या आपके ख्याल में हम ऐसा नहीं कर सकते? मुझे क्या पता कर सकते हैं या नहीं, बस आप करके दिखाएं। सकून ने मुंह बनाया। अच्छी बात है, ये देखिए, ये एक घड़ी है और है भी इंस्पेक्टर जमशेद की। ये बात तो खैर उन्होंने खुद तस्लीम कर ली है ना? आफ्ताब यहाँ तक कह कर रुक गया। हाँ, कर ली है, और ये बात भी तस्लीम की है कि उन्होंने ये खुद बतौर तोहफा दी थी। हाँ, आपका ये बयान भी हमारे सामने है। लेकिन मिस्टर रॉडर्क, असल बात ये नहीं है। आफ्ताब मुस्कुराया। असल बात ये नहीं है? क्या मतलब? उसने चौंक कर कहा। मेरा मतलब है, ये घड़ी उन्होंने आपको तोहफे के तौर पर नहीं दी, तब फिर ये मेरे पास क्यों है? इसका जवाब तो खैर ये घड़ी खुद दे देगी। क्या कहा? ये घड़ी जवाब खुद दे देगी? चीफ, आप सुन रहे हैं? वो भुना कर सकून की तरफ मुड़ा। हाँ, क्यों नहीं, मेरे कान बिल्कुल दुरुस्त हैं, लिहाजा मैं इस कमरे में होने वाली गुफ्तगू क्यों नहीं सुनूंगा भला? चीफ की शोक आवाज़ सुनाई दी। तब फिर इनसे कहें कि ये इस घड़ी के ज़रिए जवाब दिलवाएं। आपने सुना मिस्टर रॉडर्क ने क्या कहा? जी हाँ, इसलिए कि अल्लाह की मेहरबानी से हमारे कान भी बिल्कुल दुरुस्त हैं। आपने सुना इन्होंने क्या कहा है? चीफ हंसा। हाँ सुना, ये जवाब भी सुनवा देना। अच्छी बात है, जवाब हम सुनवा देते हैं, लेकिन जवाब सुनवाने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या हिफाजती इंतज़ामात मुकम्मल हैं? क्या मतलब? चीफ ने हैरान होकर पूछा। हो सकता है आपका जवाब सुनकर यहाँ से भागने की कोशिश करें।
میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ بے تکی بات آج تک نہیں سنی۔ چلو شکر ہے آج تو سن لی، آفتاب نے خوش ہو کر کہا۔ میرا خیال ہے ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، یہاں سے کوئی نہیں بھاگ رہا، جو سنانا چاہتے ہیں سنائیں۔ جی بہتر، آفتاب نے کہا اور گھڑی ہاتھ میں لیے سکون کے پاس آ گیا۔ اب اس نے کہا، جہاز پر جو کچھ ہوا ہے یہ گھڑی اس کی ساری تفصیل دہرائے گی۔ کیا؟ راڈرک اس قدر زور سے چلایا کہ وہ سب بوکھلا اٹھے۔ انہوں نے راڈرک کی آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت محسوس کی۔ یہ گھڑی وہ ساری تفصیل سنائے گی جو جہاز پر ہوا ہے؟ ہاں جناب۔ مسٹر راڈرک نے اس گھڑی کو عام گھڑی خیال کیا۔ قیمتی تو یہ نظر آتی ہے، لیکن اصل میں یہ صرف ایک گھڑی نہیں بلکہ بہت سی جدید ترین ایجادات میں اس میں بھری ہوئی ہیں۔ مثلاً اگر میں اس کا بٹن دبا دوں تو یہاں ہونے والی ساری گفتگو ریکارڈ ہوتی چلی جائے گی۔ کیا میں ایسا کر کے دکھاؤں؟ ہاں کیوں نہیں، یہ تو بہت مزے کی گھڑی ہے۔ اس میں صرف یہی نہیں بلکہ یہ فلم بھی بنائے گی۔ اوہ اچھا، اور بھی ایک خاص فاصلے تک اپنی نشریات بھی پہنچائے گی۔ مطلب یہ کہ ہمارے ساتھی اتنے فاصلے پر موجود ہیں تو وہاں ان کی گھڑیوں پر گفتگو سنی جا سکے گی۔ ایک اور خوبی اس میں ہے، اور یہ کہ خطرے کے وقت اگر اس کا ایک بٹن دبا دیا جائے تو خطرے سے اپنے ساتھیوں کو خبردار کر دے گی۔ بس ان کی گھڑیوں پر الارم بجے گا۔ اس طرح اس میں اور بہت خوبیاں ہیں، میں آپ کو سنواتا ہوں۔ جہاز پر کیا بات چیت ہوئی تھی، یہ کہہ کر آفتاب نے ایک بٹن دبا دیا۔ صرف چند سیکنڈ بعد گھڑی سے بات چیت کی آواز سنائی دینے لگی۔ آواز اتنی تھی کہ وہاں موجود سب لوگ آسانی سے سن سکتے تھے۔ یہ آوازیں انسپکٹر جمشید اور مسٹر راڈرک کی اور دوسرے لوگوں کی تھی۔ وہ غور سے اس گفتگو کو سننے لگے۔ اب ان کی ساری توجہ اس گفتگو کی طرف تھی اور وہ یہ بھول گئے کہ وہاں راڈرک بھی موجود ہے۔ ادھر راڈرک اپنے کام میں مصروف تھا اور وہ اس کے کام کو محسوس ہی نہ کر سکے۔ گفتگو کافی دیر تک جاری رہی۔ درمیان میں بات چیت کا سلسلہ کئی مرتبہ ختم ہوا، پھر شروع ہوا۔ اس طرح یہ گفتگو کئی اوقات کی تھی۔ گھڑی کی اسکرین پر گفتگو کا وقت اور تاریخ ساتھ آ رہے تھے اور وہ بھی اس میں نوٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے اب مسٹر سپ کی بات چیت بھی سنی اور پھر بے ہوش ہونے کے پہلے جملے بھی انہوں نے سنے۔ آخر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مارے حیرت کے اب سکون کا برا حال تھا۔ آخر اس نے کہا، مسٹر راڈرک، جی میں نے کیا سنا ہے؟ آپ نے انسپکٹر جمشید اور ان کے ساتھیوں کو اغوا کیا ہے۔ یہ کام کر کے تم نے ہمارے ملک کی عزت خاک میں ملا دی۔ اب ہم پاک لینڈ کی حکومت کو کیا جواب دیں گے؟ اور مسٹر سپ کون ہیں؟ ہم نے تو آج سے پہلے ان کا نام تک نہیں سنا۔ مسٹر سکون، اب یہ معاملہ آپ سے متعلق نہیں رہ گیا، لہٰذا آپ اس سے الگ ہو جائیں، راڈرک نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اب تک وہ سکون سے نہایت ادب کے لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن اب وہ ادب گویا پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ سکون نے اس پر ایک حیرت بھری نظر ڈالی، پھر سرد آواز میں بولا، تمہاری یہ جرت، تم نے صدر کے خاص مشیر سے اس لہجے میں بات کی، گویا وہ تمہارا کوئی ماتحت ہے۔ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ایک ماتحت کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً باہر نکل گیا۔ صرف 30 سیکنڈ کے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ بہت سے ماتحت تھے۔ اس نے کہا، اس شخص، وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولنے لگا، اسے ایوان صدر میں لے آؤ۔ اب جو ہوگا صدر صاحب کے سامنے ہوگا۔ وہیں یہ بدتیب تمیز آدمی صدر صاحب کو بتائے گا کہ اس نے انسپکٹر جمشید اور ان کے ساتھیوں کو کہاں قید کر رکھا ہے۔ راڈرک نے اب منہ سے کوئی لفظ نہ نکالا اور اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا۔ وہ بالکل پرسکون اور مطمئن تھا۔ اس کا یہ اطمینان ان کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا، لیکن وہ تو اپنے ملک میں تو تھے ہی نہیں کہ کچھ کر گزرتے۔ یہاں تو انہیں تیل دیکھنا تھا، نہ کہ تیل کی دھار دیکھنی تھی، لہٰذا وہ خاموش رہے۔ آخر سب لوگ ایوان صدر پہنچ گئے۔ انہیں ایک ہال میں لے آیا گیا۔ سب لوگ ہال کے درمیان میں بچھی
मेज़ के गिर्द रखी कुर्सियों पर बैठ गए। फिर 5 मिनट बाद सदर साहब अंदर दाखिल हुए। सब उठकर खड़े हो गए। सदर ने हाथ से इशारा किया तो सब बैठ गए। अब वो बोले, सर ये बात रोज़े रोशन की तरह साबित हो चुकी है कि रॉडर्क पीटर ने इंस्पेक्टर जमशेद और उनके साथियों को अगवा किया है। ये इस जहाज़ का कप्तान है जिस पर उन लोगों को लाया गया है। लिहाजा ये मालूम होते ही मैं इसे यहाँ ले आया हूँ, क्योंकि ये 2 मुल्कों के आपस के ताल्लुकात का मामला है। हैरत है, कमाल है, इतनी बड़ी कारगुजारी हो गई और मुल्क में किसी को कानो कान पता नहीं आखिर ये कैसे हो गया। तफसीलात भी ये खुद बताएगा, सैकून ने नफरत ज़दा लहजे में कहा। और इन लोगों को उसने रखा कहाँ है? अभी मैंने इससे ये नहीं पूछा। ठीक है, अब पूछ लें और इसके बाद हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। इस पर मुकदमा चलेगा और उसके साथियों पर भी। ऐसा कुछ नहीं होगा साहबे सदर, वो उछल पड़े। ये जुमला रॉडर्क पीटर ने कहा था। यह जुमला सब के लिए हैरान कुन था। उन्हें यूँ लगा जैसे उनके कानों ने धोखा खाया है। जो उन्होंने सुना है वो रॉडर्क पीटर ने कहा नहीं है, बल्कि उसने कुछ और कहा है। पहले तो सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उनकी नज़रें रॉडर्क पीटर के चेहरे पर जम गईं। उसका चेहरा पूरी तरह तना हुआ था और मुल्क के सदर के सामने कोई इस तरह तन कर बैठ जाए, ये अजीब तरीन बात थी। आखिर सबसे पहले सकून की आवाज़ उभरी। आपने क्या कहा मिस्टर रॉडर्क? शायद हमसे सुनने में गलती हुई है, या आप कहना कुछ और चाहते थे और मुंह से कुछ निकल कुछ और अल्फाज गए। नहीं, मैंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने अपने अल्फाज दोहराए। सदर साहब बुत बने बैठे थे। शायद उनका दिमाग बुरी तरह घूम रहा था। उन्होंने एक तेज़ नज़र सकून पर डाली, जैसे कह रहा हो, सकून, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। अब फिर सकून रॉडर्क की तरफ मुड़ा। मिस्टर रॉडर्क, शायद तुम होश में नहीं हो। मैं पूरी तरह होश में हूँ, अलबत्ता आप लोग होश में नहीं हैं। ये और बात है कि बहुत जल्द होश में आ जाएंगे। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सकून ने अब कदरे नरम अंदाज में कहा। आपने कहा है कि मुझे और मेरे साथियों को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और फिर हम पर मुकदमा चलेगा, लेकिन होगा तो वो जो हम चाहेंगे। सुना सकून तुमने? ये शख्स क्या बक रहा है? सदर साहब चिल्लाए। आप परेशान ना हो, इन जैसों से निमटना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये कहते हुए उसने मेज पर एक बटन दबाया। चंद पुलिस वाले अंदर आ गए। इसे कमरा नंबर 3 में ले चलो, हम वहीं आते हैं, सकून गुर्राया। यस सर, उन्होंने कहा और आगे बढ़े। रॉडर्क पीटर ने फौरन हाथ उठा दिया, गोया उन्हें आगे बढ़ने से मना कर रहा हो। रुक जाओ, अपनी शामत को आवाज़ ना दो। हद हो गई, ये शख्स तो हद से बढ़ रहा है। शामत भी हमारी ला रहा है। एक तो जुर्म किया, ऊपर से रोब झाड़ रहा है। सकून, इसे ऐसी सजा दी जाए कि शर्मीना के लोग कभी ना भूल सके। ऐसा ही होगा सर, और मैं कह चुका हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। उस वक्त तक पुलिस वाले उस तक पहुँच चुके थे। उन्होंने उसे छाप लिया। ऐन उसी लम्हे सदर के करीब रखे फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने चौंक कर सकून की तरफ देखा। फिर उन्होंने उसकी पेशानी पर लकीरें उभरती देखी। तुम क्यों रुक गए? ले चलो इसे, सकून ने मताहतों से कहा। वो रॉडर्क को दरवाजे की तरफ खींचने लगे। रुक जाओ, पहले सदर साहब को फ़ोन सुन लेने दो, वो गरजा। उधर साहबे सदर रसूल उठा चुके थे और उस पर एक आवाज़ उभरी। क्या यहाँ रॉडर्क मौजूद है? यस यस सर, उसे छोड़ दें फ़ौरन। सकून, अपने आदमियों से कहो रॉडर्क को छोड़ दे। देखा देखा, मैंने कहा था ना। रॉडर्क हंसा। उसे छोड़ दिया गया है सर। इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार कर लें और इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा और उसके साथियों को रॉडर्क के हवाले कर दें। रॉडर्क जहां ले जाना चाहें वहां उन लोगों को पहुंचा दें और उसके बाद इस मामले से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाए, वरना ना आपका मुल्क रहेगा ना खुद आप। नहीं नहीं, अभी लीजिए, शुक्रिया। इन अल्फाज के साथ ही फ़ोन बंद हो गया। चंद लम्हे तक सदर साहब सख्ते के आलम में बैठे रहे। आखिर उन्होंने थके थके अंदाज में कहा, सकून, तुम सुन चुके हो? यस सर, उसने भी मुर्दा आवाज़ में कहा। अमल, जी हाँ ज़रूर। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। हम अच्छी तरह समझते हैं
आप इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। हम इस आवाज़ को पहचानते हैं। ये इन शारजा के सदर की आवाज़ थी। ज़ाहिर है आपका छोटा सा मुल्क है। इन शारजा एक ही हमले में आपके मुल्क को, पूरे मुल्क को तहस नहस कर सकता है, इसलिए आप उसका हुक्म मानने पर मजबूर हैं। इसीलिए हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। चलिए सकून साहब, मिस्टर रॉडरिक जहां कहते हैं हमें वहां पहुंचा दें। सकून का सर मारे शर्म से झुक गया। सदर का सर पहले ही झुक चुका था, उनमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। फिर उन्हें बाहर लाकर गाड़ी में बिठाया गया। रॉडरिक ने किसी जगह का नाम लिया और गाड़ी चल पड़ी। आधे घंटे के सफ़र के बाद उन्हें एक इमारत में पहुंचा दिया गया। सकून अपने आदमियों के साथ जाने के लिए मुड़ा। उस वक़्त उन्होंने उसकी आंखों में आंसू देखे। आप परेशान ना हो मिस्टर सकून, आपका इसमें कोई कसूर नहीं, ना सदर साहब कसूरवार हैं। उन्होंने अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाए और गाड़ी जाने के लिए मुड़ गई और इस इमारत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। इमारत में बहुत से मसला लोग नजर आए। उन्होंने फ़ौरन ही उन्हें अपनी पिस्तौलों की जिद पर ले लिया था। उन्हें अंदर कमरे के दरवाजे पर लाया गया। उस कमरे में जाकर तुम लोगों को खुशी होगी और तुम जान लोगे कि रॉडरिक पीटर एक अच्छा शख्स है। शुक्रिया मिस्टर रॉडरिक, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया। कमरा रोशन था और उन सब के मुंह से एक साथ निकला अरे। जवाब में एक और अरे गूंजा। उन्होंने देखा कि कमरे में इंस्पेक्टर जमशेद पार्टी मौजूद थी। जी हम क्या देख रहे हैं, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा के मुंह से निकला। अच्छा हुआ अंकल आप भी आ गए, एक से दो भले, फारूक ने खुश होकर कहा। दर तेरे की, आप लोगों को भी फंसा हुआ देखकर अफसोस करना चाहिए था। ये हजरत खुश हो रहे हैं। ये काम तुम कर लो। कौन सा काम? प्रोफेसर दाऊद ने बेदहानी के आलम में कहा। अफसोस करने वाला। अफसोस, हम आते ही बेकार की बातों में उलझ गए। इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा ने बुरा सा मुंह बनाया। अब उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर जमशेद पार्टी उस कमरे की दीवार के साथ साथ रखी कुर्सियों पर बैठी थी। ये कुर्सियां बहुत अजीब सी थीं। कमरे में कुछ कुर्सियां खाली भी थी और वो भी दीवार के साथ साथ रखी गई थीं। आप लोग तो यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हालत में मौजूद हैं, फिर क्या वजह है कि दुश्मन के खिलाफ हाथ पैर नहीं हिला रहे? हाथ और पैर अंकल, हाथ और पैरों की भी आपने खूब कही। इसमें खूब कहने वाली बात कौन सी है? ओहो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा बुरी तरह चौंके। उस पर इंस्पेक्टर जमशेद हंस पड़े। क्या देख रहे हैं? बस इन सब को देख रहा हूँ। आफताब ने मुंह बनाया। उफ मेरे मालिक, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा ने खौफ के आलम में कहा। ओहो, ऐसा आपको क्या नज़र आ गया जो हमें नज़र नहीं आ रहा? आसफ चिल्ला उठा। इन कुर्सियों पर ये लोग बिल्कुल साकत बैठे हैं, सिर्फ ज़ुबान हिला सकते हैं। ओहो, क्या मतलब? अब उनके मुंह से एक साथ निकला। यही बात है। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। क्या मतलब? आप लोग सिर्फ ज़ुबान हिलाने के काबिल हैं। हाँ, वो बोले। खैर फिक्र ना करें, अब हम लोग आ गए हैं, देख लेंगे इन लोगों को। लेकिन कैसे? फारूकी ने मुंह बनाया। क्यों? क्या तुम ये समझते हो कि हम इन लोगों को नहीं देख सकेंगे? फरहत ने जलकर कहा। जहाँ से तक तो आंखों से देखने का ताल्लुक है तो ज़रूर देख सकेंगे, लेकिन कुछ करने कराने के बारे में सोचना फजूल है, फरजाना ने कहा। क्या मतलब? ये तुमने क्या कहा फरजाना? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी ना तो उनसे पूछ लो, फरजाना ने जले कटे अंदाज में कहा। फरजाना ठीक कह रही है, वो बोले। क्या मतलब? आप भी? हाँ मैं भी, बल्कि तुम लोग भी, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। आपका मतलब है कि हम लोग भी कुछ नहीं कर सकेंगे? यही बात है, हम ऐसा नहीं समझते। खैर पहले तो आप कहानी सुनाएं। कमरे के फर्श पर बैठकर कहानी सुन लें, कुर्सियों के नज़दीक तो आने की कोशिश भी ना करें। अगरचा इंस्पेक्टर जमशेद कहते कहते रुक गए। अगरचा क्या? वो एक साथ बोले। अगरचा आखिरकार इन कुर्सियों पर बैठना तो पड़ेगा। क्यों बैठना पड़ेगा? आसफ ने फौरन पूछा। पता चल जाएगा, पहले कहानी सुन लें। हाँ ठीक है। अब वो फर्श पर बैठ गए और इंस्पेक्टर जमशेद उन्हें कहानी सुनाने लगे, यहाँ तक कि जहाज़ पर बेहोश होने के बाद तक कमरे की कहानी सुना डाली और खामोश हो गए। और बस
उसके बाद की कहानी भी सुनाई ना। उसके बाद की कोई कहानी नहीं। हमें होश इन कुर्सियों पर आया था। उस दिन से इन्हीं कुर्सियों पर खाते पीते और आराम करते हैं। और रफ़ा हाजत, ये कुर्सियां हमारे साथ बैतुल खला में जाती हैं। इनमें सारा निज़ाम लगा हुआ है। ओह, और अब आप लोग भी कुर्सियों पर बैठने की तैयारी कर लें। खैर, हम ऐसे तो बैठ नहीं जाएंगे, उनसे टक्कर लेंगे। यही तो मुश्किल है, टक्कर कैसे ले? कोई आए तो टक्कर ले, हम हाथ पैर हिला सकें तो टक्कर लेना। ओहो, ऐसे में कमरे का अंदरूनी दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और उसमें से खाने पीने की चीज़ें उस कमरे में आईं। साथ ही दरवाज़ा बंद हो गया और एक आवाज़ उभरी, ये खाना खाकर कुर्सियों पर बैठ जाओ और तीसरी पार्टी का इंतज़ार करो। क्या? वो एक साथ चिल्लाए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फारूकी ने हंसकर कहा, ये हमारे नए मेहमान सिप हैं। ओ अच्छा, तो ये आवाज़ मिस्टर सिप की है। आवाज़ से मिलकर खुशी हुई। अगर हम ये ना खाएं तो? ना खाओ, इस सूरत में एड़ियां रगड़ रगड़ कर भूखे प्यासे मर जाओ। तुम इस कमरे में जिंदा रहो या मर जाओ। तीसरी पार्टी तो बहरहाल यहाँ आएगी और हम उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। सिप की आवाज़ गूंजी। खा भी लें, खा लें भाई, खा लें। इस तरह रोज़ाना खाना पीना चलता रहेगा, इंस्पेक्टर जमशेद ने हंसकर कहा।